तो वी आर स्टडिंग करंट डेंसिटी, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करंट डेंसिटी के डेफिनेशन जो हम लोग लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर देख लो, ध्यान दो। करंट डेंसिटी हो गया इलेक्ट्रिक करंट इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, यह हम लोगों को करंट डेंसिटी कहलाएगा। बात यहाँ पर सीधी बात है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो करंट प्रेजेंट होगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? करंट डेंसिटी। अब रहा कि करंट डेंसिटी को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, तो करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय हो गया तुमको, डिनोटेड बाय जे, इसको हम लोग जे से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट जो इसका फंडामेंटल है, पहले इसका टर्म है, तो जे जो है इट मीन्स करंट डेंसिटी जो है, अब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका फार्मूला लाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लिए या माना कि देख ले कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया में कुछ ना कुछ करंट होगी। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, माना कि टोटल करंट या इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर बराबर हो गया कितना? आई। ध्यान दो इधर से, इट मीन्स हम लोग देख रहे हैं ए क्रॉस सेक्शनल एरिया में कंडक्टर का कितना हो गया इलेक्ट्रिक करंट? आई। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में आई बाय ए। ध्यान दो, तो आई बाय ए देख लीजिए, तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो देख लो यहाँ क्या कर रहा है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन यूनिट, तो इलेक्ट्रिक करंट इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया? आई बाय। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं दिस इज करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया आई बाय ए, और करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे। तो इट मीन्स जे बराबर हो गया, जे बराबर आई बाय ए, तो हम लोग को यह करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अब अगला डिस्कशन हम लोगों का है फिर यूनिट, डायमेंशन, इसके वेक्टर या स्केलर एनालिसिस रिलेटेड, जो मतलब फार्मूला का एनालिसिस हम लोग करें, तो हम लोग फिर दिखा सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला कि करंट डेंसिटी वेक्टर है या स्केलर है, तो यह वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी हो गया तुमको कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान दो, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर होगा तो निश्चित रूप से उसको कुछ न कुछ दिशा होगी, अगर दिशा होगी तो डायरेक्शन, जिसमें हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स जो धनावेश होता है उसके जो गमन की दिशा होती है वो हो गया तुमको करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। क्योंकि कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का मतलब हो गया जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हो, तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग उसके फार्मूला से हम लोग याद करेंगे, और जो उसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन को हम लोग कैसे डिसाइड, डायरेक्शन उसका क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट वेक्टर के लिए होता है। तो हम लोग को डायरेक्शन का जो यहाँ पर डायरेक्शन का जो हम लोग को फैक्ट हुआ वो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग बात करें अब इसके यूनिट और डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ जे, या हम लोग कह सकते हैं फिर करंट डेंसिटी।
तो यूनिट या डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, फार्मूला का यूज। तो हम लोग कह सकते हैं चूंकि जे बराबर हो गया आई बाय ए, तो इट मीन्स यूनिट ऑफ जे बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ जे इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आई बटे यूनिट ऑफ ए। यूनिट ऑफ जे का मतलब हो गया यह एम्पियर और बटे हो गया तुमको ए का मीटर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट। अब डायमेंशन की बात करें तो वो भी हम लोग को किससे, फार्मूला से ज्ञात होगा। तो हम लोग डायमेंशन के अगर यहाँ पर बात करते हैं तो डायमेंशन या बीमा, तो हम लोग जे बराबर हो गया आई बाय ए। तो जे बराबर आई वन, जे बराबर आई का मतलब इसको हम लोग कैपिटल ए से, और ए तो एरिया है, इट इज लंबाई और चौड़ाई, इट मीन्स यह हो गया एल स्क्वायर। तो हम लोग जे बराबर क्या है ए, और यह एल पावर प्लस में नीचे ऊपर जाएगा तो -2 या एल -2 हो गया। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला, ये पूरा डायमेंशनल इक्वेशन, और इस पर जो पावर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो इट मीन्स जे का यह हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट और डायमेंशन पर कंसिडर कर लिए। अब इसके फार्मूला में और देखिए पहले हम लोगों को किस तरह, चूंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जे बराबर हो गया आई बाय ए, देख, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आई बराबर जे इंटू ए, ये। और इसमें अगर तुम देखोगे तो कौन कौन सा क्वांटिटी वेक्टर या स्केलर है उसको अगर कंसीडर करते हैं तो आई हम लोगों को स्केलर क्वांटिटी, जे करंट डेंसिटी अभी देख लें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, और ए एरिया वेक्टर हम लोग को यह हो गया कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी। तो यह दोनों हम लोग को वेक्टर है, और दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, स्केलर। तो इसको हम लोग ऐसे सिचुएशन में इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं कि वेक्टर जे और डॉट वेक्टर ए बराबर आई। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सदैव एक क्या होता है, स्केलर। इट मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं यह स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, यह स्केलर क्वांटिटी हो गया अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यह आई बराबर जे डॉट ए हो गया। इसमें अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हम लोगों को कॉस थीटा भी आता है, यह हम लोग, या फिर आई बराबर अगर हम लोग इसको जे और यहाँ पर हम लोग करते हैं जो रिलेटेड स्थिति में डी आई बराबर हो गया वेक्टर जे और डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जे डी एस कॉस थीटा हो गया। इतना हम लोग लिखेंगे तो फार्मूला इसी का भाग हो गया। और वेयर हम लोग कह सकते हैं डी एस कॉस थीटा बराबर हो गया कितना, डी ए, और डी ए बराबर क्या हम लोग लिखे, डी ए बराबर यह हो गया डी एस वेक्टर का हम लोगों को डी एस वेक्टर का यह लंबवत अवयव तो होगा, लेकिन किसकी दिशा में, धारा से रिलेटेड बात हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं धारा के लंबवत अवयव, वैसे भी लिख सकते हो, या सीधे जो लिखे हैं इससे पहले यह लंबवत अवयव हो गया। अब हम लोगों को अगर पृष्ठ से या सरफेस से फ्लो करने वाली टोटल करंट की बात करते हैं तो टोटल करंट मीन्स हो गया आई, और आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का मतलब जे डी एस कॉस थीटा इतना, या इसी को हम लोग इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डी ए ऐसे लिख सकते हैं। ये भाग हो गया। अब देखिए तो इसको तो लिख ही लिया सबको, और अब देखो ध्यान, तो हम लोग करंट डेंसिटी के बारे में अगर ज्ञात कर लिए है तो करंट डेंसिटी का अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा उसके बाद हम लोग यहाँ कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन हो गया बिटवीन करंट डेंसिटी, इट मीन्स जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स वी डी हो गया। करंट डेंसिटी इट मीन्स जे और वी डी इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग में संबंध। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं। हम लोग चूंकि इससे पहले आई बराबर एन ए वी टी इंटू ई तो ये तो ड्राइव कर चुके हैं। इसमें हम लोग देखते हैं ए मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आई बाई ए बराबर हो गया एन वी टी इंटू ई। अब देखो आई बटे ए बराबर जस्ट अभी हम लोग फार्मूला निकाले क्या होता है जे, तो जे बराबर हो गया एन वी डी इंटू ई, यह हम लोग को दोनों में रिलेशन। अब देखो ध्यान देखो ना, ये तो रिलेशन हो गया तुमको क्लियरली। अब हम लोग आगे देखें, अब अगर सवाल में किस किस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से इसमें रह सकता है कैसे, उस पर हम लोग कंसीडर अगर करें तो देखिए रिलेटेड सारा डिटेल। अब हम लोग इसको
कंसेप्ट का सवाल में कैसे यूज़ किया, किस किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो देख लो, अब J बराबर I/A, ये तो हम लोग लिखे ही है, J बराबर I/A। उसके बाद इसका अगर हम लोग नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, अगर I बराबर हम लोग बात करें तो J वेक्टर डॉट वेक्टर A, ये फॉर्म तो हम लोग को हो ही गया। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं इस साइड में फिर कि अगर हम लोग को I निकालना हो, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया JDS cos थीटा, या हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ JDA ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म। यह और ये सिचुएशन कब लगेगा, तो जब हम लोगों को कंडक्टर के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन में धारा का मान एक समान नहीं हो, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये भी समझना होगा कि dA और dQ बटे dt या ds बटे dt, यह कौन सा फॉर्म है हम लोगों को डिफरेंशिएशन का, समझ रहे बात को, और d और डेल किस टर्म्स को व्यक्त करता है, ये सब कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अब देखिए J बराबर I/A, तो A जो है तुमको बता रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर कोई भी वायर तुम कंसीडर करते हो, कोई भी वायर कंसीडर करते हो, सपोज दैट ये वायर हुआ, तो कोई भी वायर जो होगा तो वायर किस आकार का होता है, बेलनाकार होगा, सिलिंड्रिकल होगा। अगर सिलिंड्रिकल होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होगा एक भाग, इसका मिनिमम भाग या यूनिट भाग को आप काट लीजिए, तो ये कैसा भाग निकलेगा, कैसा निकलेगा ये, तो इसी के एरिया को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बात सीधा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर अधिक होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि तार तुम्हारा क्या होगा, मोटा होगा, तार क्या होगा, मोटा होगा। अगर हम लोग A की बात करें तो यह एरिया मतलब हो गया इस वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब हम लोग कह सकते हैं यह वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल ये हो गया। तो सब कोई जाते हैं सर्कुलर भाग का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, पायर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर अब ध्यान आना चाहिए सबको कि J बराबर I/A है, तो अगर तुमको दो सिचुएशन दिया हुआ हो और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग तार के बारे में कंसीडर कर रहा हो, लेकिन I का मान अगर सेम हो तो J और A में कैसा रिलेशन हो गया, तो अगर दो सिचुएशन हो तो J1 बटे J2 बराबर A2 बटे A1। इस फार्मूला में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको ड्राइव करके भी निकाल सकते हो। कैसे कि J1 बराबर I बटे A1 और J2 बराबर हो गया तुमको I बटे A2, तो दोनों में करंट का मान क्या है, सेम। अब इसमें J1 बटे J2 अगर तुम निकालोगे तो यह हो गया I बटे A1, इसको भाग देंगे तो A2 बटे I, तो ये दोनों कैंसिल, तो A2 बटे। अब देखिए फिर अगर J बराबर हम लोग देख रहे हैं J बराबर हो गया I बटे A, तो A के जगह हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, पायर स्क्वायर। अब देखो J और R में मतलब रेडियस में कितना कैसा रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग यहाँ पर J1 बटे J2 बराबर हो, फिर कह सकते हैं R2 बटे R1, क्या स्क्वायर होगा या विदाउट स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो उसी टर्म्स का यूज कर रहे हैं हम लोग, अपने से डिफर नहीं कर सकते उसको। अब देखिए फिर अगर इसमें तुम अगर फिर ले सकते हो J बराबर हो गया I बटे पाई R स्क्वायर, तो पाई R मीन्स रेडियस, और रेडियस जो है वह व्यास का क्या होता है, आधा होता है, इट मीन्स यह D/2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस टर्म में भी तुम प्रयोग कर सकते हो। तो अब सवाल तुमको किसी भी स्तर का हो सकता है, किसी भी, या तो तुमको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी करने के लिए होना चाहिए, इससे रिलेटेड बात भी अगर I का कोई इस तरह का सवाल है। उसके बाद J बराबर एक सिंपल फार्मूला, इसमें I के मीनिंग को समझना, उसका रेडियस के रूप में, उसको फिर तुमको व्यास के रूप में, वह सब प्रयोग करने के लिए होना चाहिए। दोनों सिचुएशन का फार्मूला लगाने के लिए होना चाहिए। अजलग इस फार्मूला का एप्लीकेशन भी होना चाहिए, जिसमें कि तुमको इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। तो ये सारा भाग तुमको अच्छी तरह से होना चाहिए। लास्टली इन सब फार्मूला को एक जगह वहाँ लाइन खींच दो, वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब इस सब फार्मूला को एक जगह कर लीजिए, बस हो गया।